तब एडुटेरिया के एनसीईआरटी ऑल आउट सीरीज के तीसरे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो बिना समय गंवाए हुए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कल तक हम 57 नंबर तक कर लिए थे, क्लास 6 का चल रहा था अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो इसका होगा सीरिया, मिस्र, श्रीलंका। ये तीनों जगह पे भेजा था। सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, ये तीनों जगह पे भेजा गया था। और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में राजकुमारों को गवर्नर का पद दिया जाता था। राज्यपाल का पद जिसको बोलते हैं, गवर्नर का पद दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग, कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए, समुद्री व्यापार का संचालन करने वाले व्यापारी संघ को, कर संग्रह के लिए उत्तरदायी ग्राम मुखिया को, भूमिहीन कृषि और मजदूर और दास। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग भूमिहीन कृषि और मजदूर के लिए किया जाता था। और जो बड़े भूस्वामी होते थे उसको वेल्लार कहा जाता था। बड़े भूस्वामी को तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था और साधारण हलवाहों को उज्वर कहा जाता था। साधारण जो हलवाई थे उसको उज्वर कहा जाता था और बड़े भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर जो थे, जिनमें दास भी शामिल थे, उसे कैडेसियर और अधिमयी कहा जाता था। अब है अगला क्वेश्चन, संगम मोवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संगम मोवेंद्वार द्वारा धन एवं संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे। ये नहीं है, वो हर महीने नहीं वसूलते थे, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। संगम मोवेंदार जो थे वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, वे उपहार और भेंट लेते थे। अगला क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो ये होगा कुषाण वंश। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? ये होगा कुषाण वंश। ये क्या होगा? कुषाण वंश होगा। कुषाण वंश इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की मांग जो थी सबसे अधिक थी। इसको काला सोना भी कहा जाता था। इसको काला सोना भी कहा जाता था। तो सबसे अधिक मांग किसकी थी? काली मिर्च की। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य जो है वो तेलुगु भाषा से संबंधित है। संगम साहित्य जो है तेलुगु नहीं, ये तमिल भाषा से, तेलुगु नहीं होगा इसका, तमिल होगा। संगम साहित्य जो है तमिल भाषा से संबंधित है। इसकी जो रचनाओं, तमिल की प्राचीनतम जो भी रचना था उसको संगम साहित्य कहा जाता था। मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? तो ये उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। महापाषाण जो कब्र थे उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था? दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता था? तो दक्षिणापथ का जो स्वामी होता था उस सातवाहन को कहा जाता था।
सातवाहन को कहा जाता था दक्षिणापथ का स्वामी। दक्षिणापथ का मतलब होता था दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते, उसको बोलता था दक्षिणापथ का स्वामी। जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलसुरी द्वारा दान किए गए एक लेख से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? राजगीर, अमरावती, मथुरा, कांधार। तो कुषाणों की जो राजधानी थी वो थी पेशावर, लेकिन दूसरी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। पहला कौन थी? तो पेशावर था। पहला पेशावर था, दूसरा मथुरा था। तो अगला क्वेश्चन है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी। तो इसका आंसर होगा पुदुचेरी। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन कहाँ था? पुदुचेरी में। ये कहाँ थे? पुदुचेरी में। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका आहत सिक्के। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका होगा कथन पहला है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। तो ये सही है। आहत सिक्के आयताकार होते थे, वर्गाकार होते थे, गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर नहीं, आहत सिक्के को ढालकर नहीं बनाया जाता था। इसमें होता क्या था, चपटे गोलिकाओं से, धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाया जाता था। इसको इसीलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता था। और यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों से होते थे, ये भी सही है। तो इसका और क्या है आगे, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो गलत कौन है? दो, यानी बी, केवल दो। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा का जो अभिलेख था उसमें किसका उल्लेख मिलता है? नंबर ए, सुनारों का। नंबर बी, लोहार एवं बुनकरों का। सी, टोकरी एवं माला बनाने वालों का। डी, उपरोक्त में से सभी। तो ये उपरोक्त में से सभी होगा, सबका मिलता था। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों का भी मिला, लोहारों एवं बुनकरों का भी मिला, टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। ये किसी भी राजा को प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, यानी उसका प्रशंसा उसमें रहता था। उसको प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन हरिसेन ने किया था। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन क्या कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इन्होंने समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो ये 12 बताई है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितना बताई है? तो 12 बताई है। 12 बताई है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है ये विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। कौन रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। तो ये सही है। एल्कोहल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, ये सही है। गुप्तों के खिलाफ नहीं, गुप्तों के खिलाफ उनकी लड़ाई में मृत्यु नहीं हुई थी। बी नंबर नहीं होगा। ऑप्शन सी है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। ये सही है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और ये किस पर कब्जा किया था? वातापी पे कब्जा किया था।
ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 612 ईस्वी तक शासन किया, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यानी क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लगभग 1500 ईसा पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है, तो ये चंद्र का जिक्र किया है, उसमें किसका जिक्र है, चंद्र का जिक्र है। ये जो महरौली का लौह स्तंभ है उसमें एक ऐसा खासियत है कि वो अभी तक जंग नहीं लगा, खुले में है फिर भी अभी तक जंग नहीं लगा है। ये 1500 वर्ष पूर्व बना दिल्ली का जो महरौली स्तंभ है, अभी तक जंग नहीं लगा है। ये किसका शासक का जिक्र किया गया है, चंद्र का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान गलत है, तो आर्यभट्टियम के जो रचनाकार हैं वो आर्यभट्ट हैं, ये सही है। मणि मेखलई इलांगो, ये गलत है, मणि मेखलई का इलांगो नहीं होगा, एक नंबर। एक मिनट, हाँ, मणि मेखलाई का जो है वो इलांगो नहीं होगा, इसका क्या होगा, तो इसका होगा सत्तार, इसका क्या होगा, शतनार होगा इसका। मणि मेखलई का क्या होगा, सतनार। मेघदूत का क्या होगा, कालिदास, ये सही है। शिल्पादिकारम का क्या होगा, इलांगो, ये भी सही है। मन्नी मेखलई का क्या होगा, मन्नी मेखलई का होगा सतनार, इसका क्या होगा, सतनार, सतनार होगा इसका। अब आगे हो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं का रखने का पात्र, ये सही है। धातु मंजूषा जो है अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं का रखने का पात्र है, ये सही है। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग, ये भी सही है। वेदिका, गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, वेदिका जो है ये गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, इसको नहीं बोला जाता है वेदिका, गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर को वेदिका नहीं बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तोरण स्तूप या वेदिका का अलंकन प्रवेश द्वार, ये सही है। तो इसका क्या होगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करें, तो जो महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर थे उसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराशकर किया गया है, ये सही है। एकास्मिक मंदिर जो थे महाबलीपुरम के वो एक ही विशाल चट्टान को तराशकर किया गया था, ये सही है। अगला है, इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था, ये गलत है, एक ही चट्टान से ही बना गया है, नीचे से ऊपर पत्थरों को नहीं जोड़ा जाता था। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्मित पदार्थ की दृष्टि से भिन्न थे, ये सही है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3, केवल 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आज रखते हैं यहीं तक। आपका क्लास 6 का हिस्ट्री ख़त्म हो गया है, अगला क्लास में आप क्लास 7 का हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।